नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे एजेंडा पे होगा ये 6 बेसिक टॉपिक्स और उसके अलावा जो है हम बाकी न्यूज़पेपर को भी कवर करेंगे। तो इन्फ्लेशन जो है ये फ्रंट न्यूज़ की हेडलाइन है, तो इससे जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए जेड मोड़ टनल उसका इनॉग्रेशन किया गया है। इन एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। डियोगो ग्रासिया ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है जो इंडियन ओशियन के अंदर है, इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को समझेंगे। पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस थे ये। रैट होल माइनिंग को देखेंगे, क्या है पूरा मुद्दा और क्यों अब भी ये रैट होल माइनिंग चलती है। एंड देन वी हैव दिस एडिटोरियल, ट्रम्प पॉलिटिक्स एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, कैसी उनकी पॉलिटिक्स होगी और उसका क्या इम्पैक्ट इंडियन सिनेरियो पे रहने वाला है, ये सारे एस्पेक्ट्स आज हम न्यूज़ में डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को एंड विल स्टार्ट विद दिस फ्रंट पेज। इन्फ्लेशन फॉल्स टू 4 मंथ लो इन डिसम्बर। ओके, तो अब देखिए इन्फ्लेशन इतना गिरने का क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। पहले आपको एक बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया गया है, इनको टारगेट मिला है, इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, वो हमारे यहाँ पे दिया गया है 4+-2। मतलब मैक्सिमम रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 6 जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन अभी पिछले कुछ मंथ्स में इससे भी आगे चला गया था। आज की डेट की बात करें तो ये दिसंबर का जो डेटा ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इट इज़ समवेयर अराउंड 5.63%। इतना है ये, मतलब 6 से नीचे आ गया, मतलब विद इन रेंज है। तो ऐसे में अब क्या हमें कुछ देखने को मिल सकता है। देखिए रिजर्व बैंक अब शायद थोड़े इंटरेस्ट रेट को ईज आउट करेगा। ठीक, अगर रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को ईज आउट करता है तो आप समझेंगे कि यहाँ पे हमें बेनिफिट होगा। बेनिफिट किस हिसाब का होगा? यहाँ पे ईज आउट करने का मतलब है कि भाई अब थोड़ा रेट को कम किया जाएगा, मतलब पब्लिक के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो पीपल विल हैव डिस्पोजेबल इनकम एंड इन देयर हैंड्स, और वो जाके पैसा खर्च करेंगे, स्पेंडिंग करेंगे, और जब वो स्पेंडिंग करेंगे तो इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। अब जब डिमांड क्रिएट होगी तो इसका बेनिफिट होगा कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, या आप बहुत बात देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सो ये प्लस पॉइंट है जो हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। हमें वेट करना होगा कि कब रिजर्व बैंक जो है अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेगा। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है, इन्फ्लेशन की कहानी है। अब देखिए इसको थोड़ा और अलग तरीके से देखते हैं कि इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक के ऊपर तो बार बार सवाल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, आप देखिए ये चीज़ समझिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किससे खरीदेगा? अगर वो दूसरे बैंक से खरीदेगा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो रिजर्व बैंक जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो अपनी तरफ से तो पैसा रिलीज़ करेगा ना, अपनी तरफ से मनी जो है वो रिलीज़ करेगा, किसी और बैंक को देगा। अब देखो इसमें समस्या क्या है कि भाई मनी रिलीज़ करने का मतलब है मार्केट में, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो को बढ़ाना। तो मनी रिलीज़ होगा तो फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब फ्लो जब पैसे का इंक्रीज होगा तो वो तो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा। ठीक है, उसका नुकसान ये हो सकता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ऐसे में ये तो उल्टा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी अगर आप देखेंगे तो वो भी यही कह रहा है कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई ट्राइज टू डिक्रीज द लिक्विडिटी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उन्होंने सेल किया, ठीक है ना, मतलब जैसे ये कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करते हैं तो वहां से लिक्विडिटी डिक्रीज होती है। और यहां स्टेटमेंट में दे रखा है कि भी आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा, बाय करने से नहीं, सेल करने से लिक्विडिटी को डिक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। अब सेकंड देखिए, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। ओके, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जब रूपी डेप्रिशिएट होगा, इंडियन रूपी की वैल्यू जो है वो कम होगी इन कंपैरिजन टू डॉलर। अब उससे नुकसान क्या होने वाला है कि हमारे यहाँ पे डॉलर की डिमांड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, वैल्यू इसीलिए तो इंक्रीज हो रही है
कि भाई इंडियन रुपी के मुकाबले डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, डॉलर की उतनी सप्लाई कर देंगे। जैसे ही आरबीआई ने डॉलर को सेल किया, मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल हो जाएगा, तो प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी, और एक तरीके से जो रैपिड डेप्रिशिएशन इंडियन रुपी का हो रहा है वो उतना रैपिड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, इफ द इंटरेस्ट रेट इन यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल देन दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। ओके, अब देखिए यूरोप और बाकी जगहों पे अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसका क्या हमें पॉइंट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएस और ईयू फॉल्स देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ डॉलर, बहुत ज़्यादा डॉलर इंडियन मार्केट के अंदर आएगा, लीडिंग टू एप्रिशिएशन ऑफ रुपी, उससे इंडियन रुपी एप्रिशिएट हो जाएगा। नाउ टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एक्सेस डॉलर्स इन द इकोनॉमी, आरबीआई विल लाइकली टू बाय दीज डॉलर्स। तो ज़रूरत से ज़्यादा डॉलर अगर मार्केट में ना हो जाए और इंडियन रुपी ज़रूरत से ज़्यादा अप्रिशिएट ना हो जाए, तो उसलिए आरबीआई जो है वो डॉलर जो है वहाँ से वो खरीद लेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आरबीआई करेगा, एंड दिस स्टेटमेंट इज अपेयरिंग टू बी अ करेक्ट वन। ये स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाता है। तो बिल्कुल सही ये चीज़ थी, आपने समझा ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लेशन के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछते ही हैं। 2022 में 2 क्वेश्चन इन्फ्लेशन के ऊपर आ गए थे, ठीक। तो 2022 में दूसरा क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो इसका आंसर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिजर्व बैंक की ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ठीक है ना, जिसको ये टारगेट दिया गया है कि भाई 4+-2 आपको इन्फ्लेशन की रेंज रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है जेड मोड टनल प्रोजेक्ट। ओके, सो ये जोजिला कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है, और भी इस रूट के ऊपर कारगिल और श्रीनगर कनेक्टिविटी के ऊपर और भी टनल्स आनी है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे विंटर्स के अंदर -45 डिग्रीज के अराउंड का टेम्परेचर होता है, एंड इट इज़ अ वेरी सिवियर वन, बहुत डिफिकल्ट होता है उस दौरान, और जो कनेक्टिविटी है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है ना। इतनी भारी भर जो है आपकी बर्फ़ होगी, उसके बीच में कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे वो कनेक्टिविटी ख़त्म हो रही है वैसे आप मान के चलिए कि भाई हमें नुकसान होता है, क्योंकि हमें एक तरफ चाइना को संभालना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को संभालना है। सो वी वांट दैट कनेक्टिविटी। कई बार ऐसे होता है कि फोर्सेस को इधर से उधर एक बार में आपको भेजना पड़ता है। सो वी वांट दैट अरेंजमेंट। तो उस बीच ये जेड मोड टनल प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होगा, और जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, एंड नॉट जस्ट दैट, इट इज़ गोइंग टू बूस्ट अप द टूरिज़्म। तो विंटर के दौरान भी टूरिज़्म को जो है ये अच्छा खासा बूस्ट करेगा, एंड दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ फैसिलिटेटिंग। और जे.एंड.के में डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के बाद जब इकोनॉमिक एंगल्स, इकोनॉमिक साइकिल जो है आपकी वो अच्छी हो जाएगी, तो आप मान के चलेंगे जॉब क्रिएशन से टेररिज्म जैसी समस्याओं को भी जो है वो कम किया जा सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन अचीव आउट ऑफ दिस, ये हम अचीव करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 15 कन्याकुमारी फिशरमैन डिटेन्ड नियर डियोगो ग्रासिया। तो ये डियोगो ग्रासिया में ऐसा हो क्या गया, देखिए ये चागोस आर्किपेलागो है, और यहाँ पे डियोगो ग्रासिया इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन दिस एरिया, और ये जो आइलैंड है ये ब्रिटिश टेरिटरी है, ठीक है। दिस इज़ द ब्रिटिश टेरिटरी दैट इज़ एग्जिस्टिंग, और कई बार ऐसे बोला जाता है कि इस आइलैंड को खाली कर देना चाहिए। इंडिया तो ये सपोर्ट करता है कि भाई ये आइलैंड जो है डियोगो ग्रासिया, ये मॉरिशस को हैंड ओवर कर देने चाहिए, कि भाई ब्रिटिश जो है वो यहाँ से जाएं, उनका क्या काम है। बट ये अबेंडेंड आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई रहता नहीं है, सिर्फ वो अपना मिलिट्री बेस मेंटेन करके रखते हैं, ठीक। तो दे मेंटेन देयर मिलिट्री बेस। और अब हुआ क्या कि भाई इंडियन फिशरमैन फ़िश की तलाश में डीप सी में चले जाते हैं, और डीप सी में जाते जाते वो पहुंच गए डियोगो ग्रासिया के पास, और जहां उनको पकड़ लिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत करेगी भारत सरकार और इनको छुड़ाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पूरे एरिया के अराउंड, जो जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। एंड दिस डियोगो ग्रासिया इज़ अदर सच पॉइंट दैट शुड बी, यू कैन से, देयर इन योर माइंड, ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो अब ये बात आ गई है यहाँ पे, केरला यूथ लूजेस लाइफ ऑन रशिया यूक्रेन फ्रंट। ओके, तो यहाँ पे इंडियंस भी इसमें थोड़े बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट चलो। अ डिग्री ऑफ स्टैंड ऑफ प्रिवेल्स अलोंग द LAC, ठीक है। अभी भी थोड़ा बहुत तो इन्होंने क्लैरिटी दी है आर्मी चीफ ने कि भाई थोड़ी बहुत है, सेंसिटिव है लेकिन स्टेबल है, कोई खास इसमें समस्या नहीं है। और हमारी जितनी भी कोर हैं वो कोर कमांडर्स वो एम्पावर्ड हैं,
पूरी पेट्रोलिंग को वो देख रहे हैं, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर डन. So we are quite prepared to deal with these kind of, you can say, problems that are there in our border area. तो इंडियन आर्मी काफ़ी कैपेबल है, एंड दिस इज़ व्हाट द ग्रेट थिंग इज़ अबाउट. चलिए आगे चलते हैं. इंडिया समन्स बांग्लादेश एनवॉय डिफेंड्स द फेंस वर्क. ओके, सो अब देखो कुछ एक चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, ख़राब हुई हैं वो. वाई आई एम सेइंग दिस, देखिए अब मधुकर गुप्ता कमेटी आई थी, और मधुकर गुप्ता कमेटी ने एक चीज़ सजेस्ट की थी कि भाई बांग्लादेश बॉर्डर पे हमें फेंसिंग को कंप्लीट करना है अगर आप ये इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं तो. ठीक है, तो अदरवाइज़ होता क्या है, बांग्लादेश के बॉर्डर से लोग इधर आ जाते हैं, इंडिया बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. तो इस इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए आपको फेंसिंग करनी है, वो हमने की यहाँ पे. वी कंक्लूडेड द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. हमने अपना जो है बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी कंक्लूड किया. दैट वाज द अदर एड ऑन दैट वी डिड. ओके, अब उसके बावजूद बांग्लादेश को इसमें प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? कुछ एक बांग्लादेश के लीडर्स ने ये कहा था कि बॉर्डर अभी सेटल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के साथ हम ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं 2015 के अंदर. नाउ थिंग्स आर क्वाइट डन एंड डस्टेड, बिल्कुल सेटल्ड है वो. अब बात है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट की. तो तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेके अभी भी जो है कुछ एक कंसर्न्स हैं. क्यों कंसर्न्स हैं? देखिए इसके अंदर बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश डिमांड कर रहा है कि 50% पानी पे बांग्लादेश का हक होना चाहिए. ठीक है, अब अगर आप तीस्ता का 50% वाटर दे दोगे उनको तो ठीक नहीं रहेगा. अब इंडिया क्या क्लेम करता है? इंडिया कहता है कि इंडिया को मिलना चाहिए 55%. दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ क्लेमिंग. ठीक, वो कह रहे हैं उनको मिलना चाहिए 50%, इंडिया कह रहा है 55% हमें मिलना चाहिए. तो अभी मेजरली ये गड़बड़ चलती है. ठीक है, नेगोशिएशन चल रही हैं. अब देखो हमने गंगा वाटर ट्रीटी तो साइन कर ली, वो तो सेटल्ड है, लेकिन अब तीस्ता वाटर को लेके अभी भी बातचीत चल रही है, और काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं तीस्ता वाटर के ऊपर. अब बात इसके अंदर ये है कि भी कब इसको सेटल किया जाए, क्योंकि ये जो तीस्ता वाटर है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे लिए तो स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेके चलना ज़रूरी होगा, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल इशू. ममता दीदी मे नॉट बी हैप्पी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिलेटरली जाके तीस्ता वाटर सेटल कर दे, तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वन हैज़ टू टेक इनटू माइंड. तो राइट नाउ शी इज़ नॉट ऑन बोर्ड. वो अभी भी इस चीज़ को लेके बोर्ड पे नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती का पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ पे बन सकता है. तो अभी ये डिस्प्यूट एक पेंडिंग डिस्प्यूट है, बट स्टिल हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा इफ़ वी वांट गुड इक्वेशन विद बांग्लादेश, नॉट विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट. अगर शेख हसीना गवर्नमेंट होती, शांति से बातचीत होती, तो आप ज़रूर उम्मीद कर सकते थे कि ये तीस्ता वाटर का जो मुद्दा है वो भी सेटलमेंट की ओर जा सकता था. बट एट द प्रेजेंट द वे थिंग्स आर, जिस टाइप की चीज़ वहाँ पे चल रही हैं, उस टाइप की चीज़ आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे अभी कोई नियर फ्यूचर में सेटलमेंट होने का चांस है. So this is what one has to be, you can say, cautious about and be prepared for this. चलिए आगे चलते हैं. पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जजेस 34 होने चाहिए, ये जो पूरा नंबर है ये कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए यहाँ पे जजेस का सिलेक्शन और किस तरीके से किया जाता है. तो हमारे यहाँ पे कोलिजियम सिस्टम एक बनाया हुआ है. बेसिकली ये सारा काम करते तो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करते. तो जो आपने कोलिजियम सिस्टम बनाया हुआ है, कोलिजियम सिस्टम जो है नेम्स को सजेस्ट करता है. ठीक है, तो ये नेम सजेस्ट होके आएंगे और प्रेसिडेंट साहब जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे. तो अब इसके अंदर एक समझने की बात ये है कि भाई देखिए अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होता, इसके अंदर गवर्नमेंट से भी प्रेसिडेंट साहब जो है इनपुट लेते हैं. ठीक, और एक बार फाइनल अप्रूवल हो जाए फिर ही जाके अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाता है. अब ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ था कोलिजियम सिस्टम का, ये हमारे यहाँ पे 3 जज केस बोला जाता है. तो बेसिक आइडिया ये था कि भाई पहले सरकार अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर दिया करती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कंसल्टेशन विद जुडिशरी, लेकिन कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस, मतलब बाइंडिंग होना चाहिए. ये सेकंड जज ने एस्टैब्लिश किया था. सेकंड जज केस एक चीज़ एस्टैब्लिश करता है कि जो भी सजेशन कोलिजियम देने वाला है वो अब प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो बाइंडिंग होंगे. प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को नहीं अपॉइंट करेंगे. तो ये क्लैरिटी सेकंड जज केस के अंदर हमें मिल गई थी. ठीक है,
तो दैट इज समथिंग दैट वन हैज़ टू सी हियर, जो यहाँ पे बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। तो डोनाल्ड ट्रंप इज़ बैक एंड ही इज़ गोइंग टू चर्न द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को वो हिलाने वाले हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वही हमें देखना है। कैसी उनकी लीडरशिप स्टाइल है, बिल्कुल बोल्ड, आउटस्पोकन, पॉपुलिस्ट हैं और डील मेकिंग करते हैं, कोअर्सिव लीडरशिप लेके चलते हैं। पॉपुलिस्ट किस हिसाब से हैं, देखिए पॉपुलिस्ट ऐसे हैं, अभी उन्होंने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आप समझिए कैसे जो है यूएस के यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करूंगा, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा। वो कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। देन ही इज़ मेकिंग अ स्टेटमेंट कि भी 51st स्टेट बनाएंगे किसको, कनाडा को। तो दीज आर द अबसर्ड स्टेटमेंट्स दैट ही इज़ गिविंग एंड इज सीरियस वन, ठीक। तो ये चल रहा है यहाँ पे। अब ये चल किस लिए रहा है, कि यूथ को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यंगस्टर्स को ऐसी बातें पसंद आती हैं। एंड ही हैज़ दिस अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन, दैट इज टॉप प्रायोरिटी इज अमेरिका। अब ये चाहे आपके ट्रेड में हो, चाहे बाकी इक्वेशंस में हो, दैट टॉप प्रायोरिटी विल बी ऑफ अमेरिका एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। नाउ ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो ही इज़ गोइंग टू इंक्रीज द प्रोटेक्शनिज्म इन द सेंस कि भाई जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको फ़ायदा होगा। यूएस की लोकल कंपनीज को वो प्रमोट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि उनसे बिजनेस कोई बाहर वाले ना छीने। दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी देयर एंड देन देर इज़ गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन विद चाइना। तो ये मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। अब चाइना के साथ वो कॉम्पिटिशन करेंगे, प्रोटेक्शनिज्म करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू डेंट ग्लोबल ट्रेड। तो जो ग्लोबल ट्रेड का हमने मुद्दा एक तरीके से सोल्व किया था विद WTO, अब यूएस प्रेसिडेंट के आने के बाद वो डेंट होने वाला है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द रिपरकशन दैट इवन वी हैव टू बेयर। हमें भी नुकसान होगा उससे, क्योंकि अभी ओपन मार्केट चल रहा था तो उसका फ़ायदा तो हमें होता था, ठीक है। देन इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो वी हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वी आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड हमारे डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रो कर रहे हैं। वी हैव अ शेयर्ड इंटरेस्ट टू काउंटर चाइना, बिल्कुल चाइना के इन्फ्लुएंस को हमें काउंटर करना है। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अलाइन भी होता है। अब चैलेंजेस यहाँ पे हैं, ट्रेड को लेके फ्रिक्शंस जो हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके फ्रिक्शंस इंक्रीज हो सकती हैं, बट अलोंग विद दिस यूएस चाहेगा कि इंडिया यूएस के हिसाब से चले। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रंप कहेंगे कि भाई रशिया के साथ ये ना करो, वो ना करो। अब हमें तो अपनी ऑटोनॉमस पूरी पॉलिसी मेंटेन करके रखनी है ना। वी डोंट टेक डिक्टेशंस, हम दूसरों से डिक्टेशंस जो हैं वो नहीं लेते हैं एंड वी आर क्लियर अबाउट इट। और वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड है एंड ट्रंप इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स, वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। पिछली बार तो वो इंडियन ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट कर रहे थे, बट इस बार कितना होगा दैट वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। एंड देन क्वाड एंड इंडो पैसिफिक, ट्रंप क्वाड को रिवाइव करने वाले हैं ऐसा लगता है, तो एक बार फिर दोबारा फोकस क्वाड पे हो जाएगा। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स। अब देखिए हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, काउंटर टेररिज्म। अब इसके अंदर यूएस हमारी हेल्प कर सकता है, दिस इज द एरिया वेयर यूएस विल बी अ बिग हेल्प। इकोनॉमिक ग्रोथ वी वांट टू गो फॉर, एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ओके। एंड यू कैन गो विद द ट्रेड इक्वेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑन दिस, बिल्कुल वो तो डील टू डील होगा, ठीक। रीजनल स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, साउथ एशिया के अंदर हम शांति चाहते हैं, हम इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते, ठीक। ग्लोबल पार्टनरशिप वी आर ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग, वी आर कोलैबोरेटिंग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, एशियान, इन सब चीज़ों में हम साथ हैं, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये वो डोमेन्स हैं जहाँ पे आप यूएस के साथ मिलकर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन होगी, दोनों साथ में मिलकर फ्यूचर में काम कर सकते हैं। इतना अकोमोडेटिव हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि भाई ट्रंप के आने से हमें उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितने बाकी लोगों को होने वाला है, तो हमें नहीं होगा उतना, बिकॉज वी हैव क्लैरिटी, हमने इक्वेशन सबके साथ अच्छी बना के रखी है। अब चलिए आगे चलते हैं। असम के अंदर जो वर्कर्स माइनिंग एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, तो बेसिकली रैट होल माइन में फंसे हुए हैं। एक तरीके से ये इलीगल माइन है जो बना दी जाती है, जो एग्जिस्टिंग माइन है या फिर जो छोड़ी गई माइन है,
एग्जिस्टिंग माइन के अंदर ज़बरदस्ती आप इलीगल तरीके से एक सुरंग बनाते हो, टनल बनाते हो और उसमें से कोयला निकालना शुरू करते हो। दैट इज़ व्हाट रैट होल माइनिंग इज अबाउट। इट इज़ डिक्लेयर टू बी इलीगल, इसको इलीगल माना जाता है। ठीक, आपने पूरे पहाड़ को खोदा और कोयले को निकालना शुरू कर दिया वहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और बच्चों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो अब यहाँ पे वेंटिलेशन ना होने के कारण लोग वैसे ही दम घुटने से भी मर जाते हैं, या ये भी डर होता है कि माइन जो है वो कोलैप्स कर जाए या फ्लड आ जाए। अब जहाँ पे यहाँ पे भी यही हुआ था, बारिश हुई, फ्लड आ गया, माइन में पानी घुस गया, हम लोग जो है फंस जाएंगे इसके अंदर। ठीक, एंड देन इसका नुकसान क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, जो मिट्टी है वो लूज सोयल है, वो उड़ती रहती है, तो ये नुकसान है। अब एनजीटी बैन की बात करें तो एनजीटी बैंड दिस एक्टिविटी इन 2014, बिल्कुल एनवायरमेंटल और सेफ्टी कंसर्न है, तो वहाँ पे इसको बैन भी किया गया था, बट डिस्पाइट इलीगली जो है ये चलती रहती है। अब क्यों चलती है, देखिए इकोनॉमिक वायबिलिटी का पॉइंट है यहाँ पे। दीज कोल सीम्स मेक रैट होल माइनिंग इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव। तो मज़दूरों को लगता है कि ठीक है, कोयला निकाल के भेज देंगे बाहर, किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, किसी को और को तो देना नहीं है, हम जाएंगे निकाल लाएंगे और भेज देंगे। देन चाइल्ड लेबर भी होती है इसके अंदर। ठीक, बहुत से केसेस में मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है, बिकॉज जितनी हाइट कम होगी उतनी ही छोटी आप सुरंग बनाएंगे, बड़ी सुरंग बनाने की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। सो दैट्स वाई यू कैन से चाइल्ड लेबर का भी इसमें केस एक एंगल डेवलप हो रहा है। देन करंट डेवलपमेंट की बात करें तो देर इज दिस अप्रूवल फॉर माइनिंग लीजेस विद अ फोकस ऑन साइंटिफिक माइनिंग अप्रोच। ठीक, लेकिन ये कोई इतने बड़े माइनर नहीं होते हैं, ये लोग सब इलीगल करने वाले कोई लोकल गांव वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंट्रोवर्सीज चलती हैं और चल भी रही हैं। तो वी हैव टू प्रमोट दिस साइंटिफिक माइनिंग, और इस टाइप की एक्टिविटी को तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बैन करना पड़ेगा। टिल देन आप नहीं उम्मीद कर सकते कि ये जो है सिचुएशन को ठीक हो जाए। आए दिन लोग फंसते रहेंगे, पहले मेघालय में हुआ था और अब जो है ये यहाँ पे हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। तो ये बड़ी कहानी थी हमारे यहाँ पे माइनिंग की। देखिए महाकुंभ जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। अब मैंने पहले भी बताया है, दैट इज़ द बिगेस्ट मैनेजमेंट इवेंट। ठीक, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट है जो यहाँ पे होता है, कि एक साथ इतने बड़े स्केल में लोग ट्रैवल करेंगे एंड वी विल बी फैसिलिटेटिंग ईच वन ऑफ देम। सो बहुत बड़ा है ये, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, इवन फ्रॉम द इकोनॉमी एंगल यू सी, तो अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा इससे। एक टेम्परेरी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए नौकरियां पैदा हो जाएंगी, टेम्परेरी टाइम के लिए तो जॉब क्रिएशन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी देयर, वो तो ज़रूर होगा यहाँ से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मत समझो कि ये बस ऐसी चीज़ है, इसका फ़ायदा है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन वी आर सेलिब्रेटिंग आवर कल्चर, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन सेलिब्रेटिंग योर कल्चर, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। सो आई विल टेल यू हाउ एंड वाई दिस कुंभ इज यू कैन से सेलिब्रेटेड। तो इसके पीछे की कहानी तो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब समुद्र मंथन हुआ यहाँ पे, और समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला। अब अमृत कलश लेके जयंत वॉज द सन ऑफ इंद्र। ठीक, तो जयंत जो है इंद्र के सन थे, और वो नहीं चाहते थे कि अमृत कलश, या बाकी देवता भी नहीं चाहते थे अमृत कलश जो है असुरों के हाथ लगे। तो ही रैन एंड अलोंग विद हिम सूर्य, जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए गए, सूर्य, चंद्रमा, ठीक, शनि एंड बृहस्पति, तो ये सब जो हैं ये प्रोटेक्शन करने के लिए जाते हैं। और जब ये प्रोटेक्शन करने के लिए जाते हैं तो अब आकाश में देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स में देखें तो ये कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति एक ऐसी लोकेशन बनाते हैं। और ये जब भाग रहे थे जयंत जो हैं, ये 12 दिन तक भागते रहे, 12 डेज तक ये भागते रहे। अब देखिए देवताओं का एक दिन, 1 डे ऑफ देवता, ठीक, हमारे यहाँ पे धरती पर 1 साल होता है, 1 ईयर माना जाता है। तो वो 12 दिन तक भागे, मतलब 12 ईयर्स के बाद वो जाके रुके। एंड दिस इज़ व्हाट दिस कुंभ हैज़ द रेलेवेंस। तो जब ये भाग रहे थे तब वो जो छलक है, वो जो कलश है वो छलक गया, और उस वजह से अमृत गिरा कहाँ कहाँ पे, हरिद्वार में गिरा, ठीक, वो नासिक में गिरा, वो आपके यहाँ पे प्रयागराज में गिरा, और वो आपके उज्जैन में गिरा। तो इन स्थानों पे जो है हम ये कुंभ जो है वो बनाया जाता है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा।
तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से फेस्टिवल दैट वी आर सेलिब्रेटिंग राइट नाउ, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर. सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन द बिग पॉइंट. ठीक, तो ये ज़रूरी है. देखिए ये कैसे रैट होल माइंड बना रखी है, आप खुद ब खुद देख लीजिए किस तरीके से. बिल्कुल बिल्कुल इनफॉर्मल सा अरेंजमेंट है, कोई प्रोटेक्शन कुछ नहीं, कभी भी नुकसान हो सकता है इस पर. ठीक है, अब देखो साइंटिफिक टेम्पर क्यों ज़रूरी होता है उसका ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशन होने की वजह से चीज़ें बहुत वर्स हो जाती हैं, एंड दैट्स वाई वी नीड अ साइंटिफिक टेम्पर. उसलिए साइंटिफिक टेम्पर हमें चाहिए. तो ये आपके सामने एग्जांपल है कि कैंसर पेशेंट्स अपना इलाज नहीं करवाते हैं बिकॉज ऑफ दिस. ओके, सो दैट इज़ द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड मोर और लेस थिंग्स हैव बीन कवर्ड. चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं जो आज के अखबार में थी. तो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.